मैं हूं आपके साथ नीलम मलकानिया और हमारे साथ एक और बहुत ही मीठी सी आवाज आज स्टूडियो में है। आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं। इनका परिचय मैं आपसे करवाती हूं। ये है सुश्री संचारी भट्टाचार्य जी। संचारी भट्टाचार्य जी की पहचान ये है कि ये अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर होने के साथ साथ शास्त्रीय संगीत में भी मास्टर्स किया है और आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के बहुत से कार्यक्रमों में सक्रिय रहती हैं। साथ ही संगीत साक्षी सम्मान और सुर साधिका सम्मान जैसे कई सम्मान आपको प्रदान किए गए हैं और आप स्वरांजलि संगीत और नृत्य विद्यालय की प्रमुख भी हैं। संचारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि हमने अभी बताया आपके परिचय में कि संगीत से जो है आपका जुड़ाव है और जैसे ही गीत संगीत की बात आती है तो हम तो वैसे ही खुश हो जाते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो हमारे श्रोता हैं वो भी ये परिचय सुनकर ही गदगद हो गए होंगे, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम शास्त्रीय संगीत की बात करते हैं तो बेहद रोचक बातें हमें जानने को मिलेंगी। तो हमारा वही सवाल, रिचुअल क्वेश्चन हम इसे कहते हैं, जो कि हम हर संगीत प्रेमी से करते हैं और हमारे यहाँ जितने भी गायक आते हैं या वाद्य यंत्र बजाते हैं, अलग अलग कलाकार, उनसे हम ये पूछते हैं कि आपका रुझान इस ओर कैसे हुआ। ये सवाल मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि हम अक्सर ये मानते हैं कि जो शास्त्रीय संगीत है उसका जो लगाव है वो ईश्वर से माना जाता है जी। और मैं इस बात को सच में बहुत मानती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये मेरी किस्मत में जुड़ा था जी। ईश्वर की देन थी कि मुझे इस क्षेत्र में आना है। मैंने संगीत नहीं चुना, संगीत ने मुझे चुना, ऐसा मुझे कई बार महसूस होता है। अगर मैं अपने इस रुझान के बारे में बात करूं तो मेरे परिवार में भी संगीत है। मेरे दीदी, मेरे बड़े भैया तबले के वो भी बहुत ही पारंगत एक आर्टिस्ट हैं और मेरी बड़ी दीदी वो भी ऑल इंडिया रेडियो कोलकाता से हैं, ग्रेडेड। तो जैसा कि मैं आपसे कह रही थी, मेरे गुरुजी पंडित भोलानाथ मिश्र जी, जो बनारस घराने के एक बड़ी हस्ती हैं जी, उनका महीने में एक दिन मेरे घर, मतलब पश्चिम बंगाल में रायगंज एक जगह है और वहां पे वो आया करते थे। कलकत्ता से ओवरनाइट जर्नी करके महीने में एक दिन आया करते थे मेरी दीदी को सिखाने, और वहां पे और भी थे सबको सिखाने के लिए। और ये मैं बात कर रही हूँ मेरे जन्म से भी पूर्व की बात है। तो कहीं ना कहीं शायद मेरी किस्मत में लिखा गया था कि ऐसे गुरु के सानिध्य में मुझे आना है। उसके बाद फिर गुरुजी भी यहाँ दिल्ली में आए, वो भी आकाशवाणी में आए हैं और कई साल ऐसा हुआ कि हमारा उतना ज्यादा उनसे बातचीत नहीं हुई थी, क्योंकि होता है कि सब अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। मेरे पिताजी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ही एम्प्लॉय हैं, अभी तो रिटायर्ड हैं खैर, तो वो भी जॉब में अपना बिजी और सब। तो करीबन मैं शायद दूसरी या तीसरी कक्षा में थी, तो शास्त्रीय संगीत का एक कार्यक्रम था यहीं दिल्ली में। तो मेरे पिताजी ने देखा अचानक कि प्रोग्राम का लिस्ट और गुरुजी का नाम था, तो उन्होंने कहा कि चलो जरा प्रोग्राम उनका सुन के आते हैं, इसी बहाने मिलना भी हो जाएगा इतने सालों बाद। और गुरुजी का बड़प्पन ये था कि इतने साल बाद भी जैसे ही प्रोग्राम खत्म हुआ वो मिले, एक नजर में पापा को उन्होंने पहचाना और बातचीत हुई और उन्होंने ऐसे ही बातों बातों में अपना कार्ड दिया कि कभी मिलना होगा ऐसे करके। तो वो कार्ड संभाल के मेरी मम्मी ने रख दिया था जी। तो वही, जैसे मैंने आपसे कहा ना, किस्मत में है तो आपकी चीजें अपने आप आपके पास आएंगी। फिर बात काफी अलग हो गई। मतलब मेरा बचपन में पता नहीं क्यों आज भी नृत्य के प्रति काफी एक शौक है, स्पेशली कथक के लिए। तो मुझे लगता था कि मैं कथक सीखूंगी और अभी भी कभी कभी समय मिलता है तो मैं नृत्य प्रस्तुत कर देती हूँ। तो लेकिन मेरे माता पिता को था कि नहीं, हम इसे शास्त्रीय संगीत में ही आगे कोशिश करेंगे कि जितना हो सके ले जाएं। फिर वही बात, फिर थोड़ा गैप हो गया, फिर पढ़ाई और ये वो सब कुछ करके फिर जब मैं 13 साल की थी तो तब लगा मेरे माता पिता को कि अब इसको बाकायदा इसकी शिक्षा हमें शुरू कर देनी चाहिए। फिर वही कि कहाँ सिखाना अच्छा रहेगा, बहुत जगह बहुत लोगों से बातचीत की, सब कुछ किया। अचानक मेरी मम्मी को याद आया कि गुरुजी का वो कार्ड जो उन्होंने संभाल के रखा था। तो हमने कोई फॉर्मेलिटी नहीं की, फोन नहीं किया, कुछ नहीं किया, सीधे उनके घर पहुंच गए। संडे का दिन था, सीधे उनके घर पहुंच गए और पहुंचकर बातचीत हुई और उनसे फिर हमने रिक्वेस्ट किया कि अगर वो थोड़ा सा अपना समय दे सकें और मेरे ऊपर आशीर्वाद
रख सकें अपना। बहुत सोचकर उन्होंने कहा ठीक है, मैं जरूर सिखाऊंगा, लेकिन रविवार को सुबह 8 बजे। मतलब रविवार सभी का बहुत ही एक छुट्टी वाला दिन है, स्पेशली यहाँ दिल्ली का जो माहौल है, पूरे हफ्ते सब अपने काम में बिजी रहते हैं, हर कोई संडे के लिए वेट करता है जी। तो उन्होंने कहा अगर रविवार को सुबह 8 बजे, और गुरुजी की एक बात है कि वो बहुत समय के पाबंद हैं, 8 मतलब 8 से अगर 2 मिनट भी ऊपर हुआ तो उनको अच्छा नहीं लगता। उस बात को हम भी पूरी तरीके से कोशिश करते थे कि कैसे भी करके, चाहे धूप हो, बादल हो, कुछ भी हो, हमें 8 बजे पहुंचना है। मतलब सुबह जाके मैं म्यूजिक रूम का दरवाजा खोल के मैं बैठी हूँ, गुरुजी को पता है कि संचारी आ गई है। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि संडे की वो जो नींद वाली जो बात थी, वो हमें कोई मायने नहीं रखती थी। क्लास है वो हमारे लिए टॉनिक का काम करता था। मतलब मैं पूरे हफ्ते, चाहे मेरे स्कूल का कुछ भी रूटीन, क्योंकि तब मैं स्कूल में थी, स्कूल का कुछ भी रूटीन है, एग्जाम है, कुछ भी है, मेरा इंतजार हमेशा रहता कि संडे की क्लास है जी। वो मुझे एनर्जी देती थी पूरे हफ्ते के लिए। और आप विश्वास नहीं करेंगी, मैं ये बात सभी के लिए और स्पेशली उन लोगों के लिए जो म्यूजिक सीख रहे हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूंगी, क्या होता है कि अक्सर थोड़ी सी भी अगर क्लास बड़ी हो जाए तो बच्चे एवं माता पिता, उनको ये लगने लगता है कि अब हम पढ़ाई पे पूरा फोकस करें। म्यूजिक की क्लास है, अच्छा आज हम छुट्टी कर लेते हैं, कल ना एग्जाम है। ये बहुत कॉमन बात है जी। मैंने एक चीज खुद नोटिस किया है, अगर आप टाइम मैनेज करके चल सकती हैं, आप जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकती हैं। मैं अगर अपना एग्जाम्पल दूं, मेरे 10th के जब बोर्ड्स थे, मंडे से मेरे बोर्ड एग्जाम स्टार्ट थे, मैंने संडे भी जाके क्लास करी है जी। गुरुजी ने मुझे मना किया, गुरुजी ने कहा कि संचारी तुम्हारे कल से बोर्ड एग्जाम स्टार्ट है, तुम संडे मत आना, बाद में कभी। मैंने कहा नहीं गुरुजी, मैं अगर नहीं आऊंगी ना तो शायद मेरा एग्जाम खराब हो जाएगा जी। क्योंकि मुझे वो दिल में रहेगा कि मैंने आज क्लास मिस करी है। 12th मेरा साइंस स्ट्रीम था, मेरा था साइंस विद इकोनॉमिक्स। इट वाज लाइक PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स विद इकोनॉमिक्स। तो वहां भी एक प्रोग्राम था तब, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स वही फरवरी मार्च में होते हैं, तो एक होली का प्रोग्राम था। तो ऐसे ही गुरुजी ने कहा था कि उनका प्रोग्राम है, उनके साथ उनके शिष्य गाएंगे। मैंने पहले हाथ खड़ा कर दिया, मैंने कहा मुझे गाना है आपके साथ। तो गुरुजी कहते कि ठीक है। तो ज्यादा उन्होंने कुछ कहा नहीं, उनको पता है मैं बोलूंगा तो ये सुनेगी तब भी नहीं, क्योंकि ये जिद पे आ जाएगी कि नहीं मुझे आना है। तो तब भी ऐसा था, मेरा केमिस्ट्री का एग्जाम 12वीं का, फिर भी मैं गई, प्रोग्राम अटेंड किया, और भगवान की दया से ना मार्क्स पे उसका कोई फर्क पड़ता है ना कुछ। तो वो आपके ऊपर है। मुझे पहले से पता होता था कि मैं अगर उस दिन प्रोग्राम में जा रही हूँ या क्लास में जा रही हूँ तो मेरे दिन का इतना घंटा मेरा वहां पे ऑक्यूपाइड रहेगा, तो मैं उसके बदले में पहले कुछ दिनों में मैं एक्स्ट्रा अपना काम करके रख लूं। अच्छे से टाइम मैनेजमेंट। बिल्कुल, क्योंकि मेरे घर में ये आज भी, जब आपने इंट्रोडक्शन दिया, आपने कहा कि संगीत एवं अर्थशास्त्र दोनों में ही स्नातकोत्तर हैं जी। तो वो जो एक एनवायरनमेंट मेरे घर में है बैलेंस का, कि आप किसी भी एक चीज के लिए दूसरे को आप इम्बैलेंस नहीं करेंगे जी। आप पढ़ाई और गाना दोनों को आप इक्वल लेकर चलेंगे तो आप जिंदगी में बढ़ सकते हैं। तो आज की डेट में भी मैं एक तरफ अर्थशास्त्र की शिक्षिका भी हूँ, तो दूसरी तरफ संगीत की भी शिक्षिका हूँ। वाह, बहुत ही खूबसूरत बात आपने बताई कि संतुलन जीवन में बहुत जरूरी है ना। तो ऐसा करते हैं, हम भी अपने कार्यक्रम में थोड़ा संतुलन बनाए रखते हैं, संगीत का भी। तो आप अपनी पसंद का कोई गीत? मेरी पसंद के तो खैर काफी सारे हैं, लेकिन एक है जो मैं थोड़ा सा गुनगुनाना चाहूंगी जी। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की ए धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला,
तो गीत से पहले हम बात कर रहे थे संचारी भट्टाचार्य जी से, उनकी संगीत यात्रा के बारे में और उनके जुड़ाव के बारे में। तो ये बताइए संचारी जी कि जब ये रुझान आपका पूरा बना रहा और विधिवत आपने शिक्षा भी ली संगीत की और साथ में पढ़ाई भी आपने जारी रखी, जो कि थोड़ा सा मुश्किल होता है दोनों चीजों में संतुलन बना पाना, लेकिन आपने कहा कि संतुलन बहुत जरूरी है। अक्सर तो ऐसा होता है कि अगर कोई कैंडिडेट करना भी चाहे ऐसा, तो कहीं ना कहीं परिवार जो है उनका एक दबाव बनने लगता है कि नहीं, आप पढ़ाई को वरीयता दीजिए, जो प्राथमिकता है वो पढ़ाई रहनी चाहिए, और बाकी कोई भी शिक्षा अगर आप दूसरी ले रहे हैं, आपका शौक है अगर, तो उसको हम थोड़ा सा पीछे छोड़ देते हैं जरूरत के अनुसार। तो क्या कभी घर से इस तरह का कुछ आप पर दबाव आया या ऐसा सुझाव किसी ने दिया? मेरे घर में मेरे माता पिता की बात अगर मैं करूं तो उनका नजरिया काफी अलग है। उनके नजरिए में पढ़ाई और संगीत दोनों बिल्कुल एक समान है। पढ़ाई को आप ज्यादा प्रधानता दे रहे हैं और संगीत को नहीं, या अगर मैं पूरा दिन सिर्फ संगीत में ही दे रही हूँ तो मुझे पढ़ाई पे भी उस चीज का एक असर हो सकता है, या पूरा टाइम अगर मैं सिर्फ पढ़ाई को दे रही हूँ तो उसका संगीत पे असर हो सकता है। तो वही जो बात संतुलन की जो बात आई थी, तो वो जो एक वातावरण है मेरे घर में वो बहुत बखूबी निभाया जाता है जी। कि मेरा समय बांध दिया गया था, क्योंकि तब स्कूल में थे जब सीखना शुरू किया था, तो मेरा रूटीन बिल्कुल बना दिया गया था। मेरी मम्मी ने बना दिया कि आप स्कूल से आकर, क्योंकि ट्यूशंस हैं, सब कुछ है, सब कुछ करना है आपको, और क्योंकि एक फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड है, आप कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में है, तो आप ये भी नहीं कह सकते कि नहीं मुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता, तो आपको मल्टीटास्किंग होना पड़ेगा। तो वो एक नजरिया भी आपका रहना चाहिए। और मैंने एक चीज और नोटिस किया है कि जो भी बच्चे या जो भी लोग एजुकेशन, मतलब फॉर्मल एजुकेशन जिसे हम एकेडमिक्स बोलते हैं, उसके साथ साथ जो अगर कोई आर्ट फॉर्म सीखते हैं जी, उनका लेवल ऑफ कंसंट्रेशन, उनकी लेवल ऑफ क्रिएटिविटी अलग दिखती है। उनकी जो एक ओवरऑल पर्सनालिटी होती है वो आपको अलग हटके नजर आएगी। हमारे स्कूल की ही बात करूं तो मेरी एक अलग पहचान थी। मेरे स्कूल के मेरे जितने भी टीचर्स थे जी, आज की डेट में भी संचारी भट्टाचार्य जी को हर कोई याद करता है। तो वो जो एक प्यार मिलता है, आपको एक हम्बलनेस सिखाता है। कोई भी आर्ट फॉर्म आप सीखेंगे, सिर्फ मैं गाने के लिए ही नहीं कह रही हूँ, चाहे आप नृत्य, गीत, संगीत, वादन, चित्रकला, कोई भी आप आर्ट फॉर्म सीख रहे हैं, आप देखेंगे कि वो जो इंसान है काफी हम्बल होगा। कहते हैं ना कि जो पेड़ फलों से लदा होता है वो हमेशा झुका हुआ होता है, विनम्रता बिल्कुल व्यक्ति में रहेगी। बिल्कुल। मैं तो खैर मेरी कोई हैसियत ही नहीं है, मैं अपने आप को आजीवन ही एक विद्यार्थी ही मानती हूँ, क्योंकि संगीत एक ऐसा सागर है कि आप कभी कह ही नहीं सकते कि मैंने सीख लिया जी। अभी भी सीख रहे हैं। जैसे बोला मैंने कि हाँ मैं 20 साल से सीख रही हूँ, लेकिन अभी भी लगता है कि कुछ भी नहीं सीखा, बहुत कुछ बाकी है। ये तो आपकी विनम्रता है कि आप ऐसा कह रही हैं। हम ये बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं एक प्यारा सा गीत। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। एक चीज कयामत भी है, लोगों से सुना करते थे, तुम्हें देख के मैंने माना, वो ठीक कहा करते थे, वो ठीक कहा करते थे। है चाल में तेरी जालिम कुछ ऐसी बला का जादू, 100 बार संभाला दिल को पर हो के रहा बेकाबू। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद
सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। हर सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गालों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का। हर सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गालों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का, साया है तेरे बालों का। तू बल खाती एक नदिया, हर मौज तेरी अंगड़ाई, जो इन मौजों में डूबा उसने ही दुनिया पाई। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। मैं खोज में हूँ मंजिल की, और मंजिल पास है मेरे, मुखड़े से हटा दो आंचल, हो जाए दूर अंधेरे, हो जाए दूर अंधेरे। माना कि ये जलवे तेरे कर देंगे मुझे दीवाना, जी भर के जरा मैं देखूं अंदाज तेरा मस्ताना। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। अब तो आप संगीत की शिक्षा देती भी हैं। जी जी। तो किस तरह का अनुभव रहा है ये जो बदलता दौर है, जिसमें हम कहते हैं कि नई पीढ़ी जो है वो कहीं ना कहीं गैजेट्स में उलझी हुई है, और नेट सेवी भी ऐसे में बहुत ज्यादा है, अलग अलग तरह की चीजें सीख रहे हैं, नई नई चीजें कर रहे हैं। तो अगर आप तुलना करती हैं तो आज से 20-25 साल पहले जो शिष्य होते थे उनका जो रवैया होता था और जो आज है, तो इस तुलना में आप क्या पाती हैं? देखिए, ऐसा तुलना मैं करना नहीं चाहूंगी, क्योंकि दौर बदल रहा है, बदलाव आ रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कोई चीज खराब है, कोई चीज अच्छी है। सब अपने अपने जगह पर संतुलन बनाए हुए हैं। हाँ, एक बात है कि जो हम लोगों ने अनुभव किया, जैसे हम गुरु शिष्य परंपरा में सीख रहे हैं, जैसे गुरु जी को देखते ही पांव छूना, कभी भी गुरुजी के जो स्थान पे वो बैठे हैं उनके आसन से नीचे बैठना, क्योंकि उनके बराबर ही हम कभी नहीं बैठ सकते जी। तो जब हम गायन की शिक्षा ले रहे हैं, स्पेशली वो जो समय रहता है, तो हम कभी भी उनके बराबरी में नहीं बैठते हैं, या हमेशा एक विनम्र भाव रखना। तो अभी क्या होता है आज के दौर में, ठीक है, उनको शायद पता नहीं है ये बात। तो जब आपको कोई बात पता ही नहीं है तो आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो ऐसा करेंगे। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि अगर आप उनको सिखाएं, उनको इनकी महत्वता बताएं, उनको जानकारी दें, तो कहीं ना कहीं वो अपने स्वभाव में उसको लाने की कोशिश जरूर करते हैं जी।
आज की डेट में क्या है, कहीं भी आप जाएंगे तो यूजुअली क्या है, वेस्टर्न कपड़े हम सब पहनते हैं जी। लेकिन उनको अगर ये बात हम शिक्षा दें कि देखिए, जब आप कोई शास्त्रीय संगीत के किसी आप प्रोग्राम में जा रहे हैं या किसी ऐसे माहौल में जा रहे हैं, तो वहां पर क्योंकि ये भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है, तो हमारी जो पोशाक है, जो वेशभूषा है, वो भारतीय संस्कृति से जुड़ी होनी चाहिए। तो मैंने ये अक्सर देखा है मेरे स्टूडेंट्स में कि वो बाहर चाहे जैसे भी अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही बात संगीत की आती है या ऐसे किसी माहौल की आती है, वो पूरे अपने आप को उसमें ढालते हैं जी। वो कोशिश करते हैं। तो उनके अंदर हमें ये जो संस्कार हैं ये डालने पड़ेंगे, बीज डालना पड़ेगा। तो डालेंगे तो उसमें जरूर आपको चेंजेस आपको दिखेंगे। लेकिन अगर हम उनको कुछ बताएंगे ही नहीं, उनको हम समझाएंगे ही नहीं और सिर्फ हम गुस्सा करेंगे, देखो कि इनको तो कुछ पता ही नहीं है या ये तो ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, तो वो मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। तो मैं एक आपको छोटा सा इंसिडेंट दूं। पिछले साल की बात है, एक प्रोग्राम के लिए मुझे तैयारी करवानी थी मेरे बच्चों को जी। तो उन बच्चों का शास्त्रीय संगीत से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। तो समय था जुलाई के महीने का, तो मैंने सोचा क्यों ना इनको राग मियां मल्हार सिखाया जाए। मियां मल्हार तो बहुत बड़ी बात है, उनको राग के बारे में ही नहीं पता कि राग होता क्या है। उनको सिर्फ पता है म्यूजिक रूम जाना है, म्यूजिक क्लासेस है, मैम म्यूजिक करवाती है, उनको बस यही पता है। तो उनको मैंने समझाया कि देखो, राग ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। मियां मल्हार ये जो राग है, ये तानसेन जी की, क्योंकि ये तानसेन जी की स्टोरी अक्सर बच्चों की हिंदी बुक्स में होती है। वो राग दीपक वाला जो किस्सा था, तो उससे वो कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये जो राग है उन्होंने रचना की है और इसका जो ताल्लुकात है वो बारिश से होता है। सावन के मौसम में हम इसको गाते हैं। तो उनके अंदर एक इंटरेस्ट पैदा हुआ उस राग के प्रति। फिर उनको मैंने ये समझाया, फिर सिखाना शुरू किया और शायद भगवान की दया थी, क्या था, कई बार ऐसा हुआ कि वो हम जब भी उसकी प्रैक्टिस करते थे बारिश हो जाती थी। वो था भी बारिश का मौसम, तो वो गाना शुरू करते थे और उनकी नजरें टिकी होती थी बाहर खिड़की पे कि मैम हमने ये अभी गाया, देखिए पत्ता हिलना शुरू हुआ या बाहर बादल आने शुरू हुए जी। तो उनके अंदर ना ये एक विश्वास पैदा हो गया कि जैसे तानसेन जी गाकर बारिश लाते थे, तो हम भी छोटे छोटे तानसेन जी बन गए हैं। अब वो छोटे बच्चे हैं, तो उनके अंदर जो ये एक विश्वास आया है और ये जो एक प्यार आया है शास्त्रीय संगीत के प्रति, शायद यही एक मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक सक्सेस था कि उनका, जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, आज वो बच्चे बोलते मैम राग मियां मल्हार गाएं। ये जो किस्सा है ये स्कूल में फैल गया जी। वो कुछ 8-10 बच्चे थे लेकिन वो स्कूल में फैल गया। तो कई बच्चे आके मुझे कहते मैम वो बारिश वाला गाना सिखाएंगे, हमें बारिश करना है जी। तो इस तरीके से अगर हम बच्चों को कनेक्ट करते हैं, देखिए कि शास्त्रीय संगीत, मैं मानती हूँ कि ये बहुत एक साधना की चीज है। ऐसा नहीं है कि 2 दिन 4 दिन में आ जाएगा। इंसान सालों साल जिंदगी भर रियाज करता रहता है तो भी उसे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। लेकिन क्या है कि अगर हम बच्चों को थोड़ा थोड़ा करके उनके लेवल पे जाकर उनको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर वो इंटरेस्ट पैदा होगा कि हाँ ये 3 ताल है। आप चाहे बॉलीवुड का भी कोई गाना ले लें तो रिदम हर गाने में है, तो कोई ना कोई ताल जो बजती है, देखो इसमें कोशिश करो समझने की ये 6 बीट्स हैं या ये 8 बीट्स हैं। 6 बीट्स होगा तो दादरा है, 8 बीट्स होगा तो कहरवा है, 16 होगा तो 3 ताल है। तो इस तरीके से उनको कनेक्ट करने की कोशिश में मैं लगी रहती हूँ जी। तो स्कूल का माहौल थोड़ा अलग होता है। स्कूल का क्या होता है कि हर कोई आपके पास वो विधिवत शिक्षा के लिए नहीं होते हैं। वो तो एक पीरियड हुआ, आपने सिखा दिया, या कोई प्रोग्राम है आपने सिखा दिया, उसके अंदर आप कितना फिर उन बच्चों को कनेक्ट कर पाते हैं वो एक चैलेंज हो जाता है जी। तो वो हमें कोशिश करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि हम ये नहीं कह सकते कि अभी जो है ये तो इंटरेस्ट ही नहीं लेते या इनको तो इसके बारे में पता ही नहीं है। हम उनको समझाएंगे जी, कनेक्ट करवाने की कोशिश तो करें जी, फिर देखते हैं कि वो कनेक्ट कर पाते हैं या नहीं। बहुत ही प्यारी बात। अब भजन की और रागों की बात चल रही है, तो आपकी पसंद का कोई भजन? एक काफी जनप्रिय भजन है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी
पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। गिरि ग म ग गरि नि रि नि ध म प ग म ग ग म प नि स ग म प म रे नि प ग रे सा। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो, पायो जी मैंने जग में सभी खोवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने
तो गाने से पहले जैसा कि हम बात कर रहे थे संचारी जी की संगीत यात्रा की और साथ ही हम सामाजिक परिवेश के बारे में भी थोड़ी थोड़ी बात कर रहे हैं। अब ये बताइए संचारी जी की भविष्य को लेकर आपकी क्या योजनाएं हैं? देखिए, भविष्य किसी ने नहीं देखा जी। मेरा सिर्फ यही हमेशा रहता है कि जिंदगी मेरा रास्ता चुनती रहती है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि शायद मेरे गुरु कौन होंगे ये भी भगवान ने सोच कर रखा था। जी। भगवान की दया से संगीत ने मुझे चुना, मेरे गुरुजी ने मुझे चुना। वैसे ही आगे भी भगवान के आशीर्वाद से, मेरे गुरु के आशीर्वाद से जो भी होगा अच्छा होगा। रास्ता जिधर लेके जाएगा जी, मैं उधर चल पड़ूंगी। चलिए, तो हम ऐसा करते हैं कि आकाशवाणी परिवार की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते बहुत हैं। बहुत धन्यवाद। संचारी जी, आप स्टूडियो में आई, आपने अपना समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बहुत प्यारे प्यारे से मीठे से गीत भी हमें सुनाए, उसके लिए भी धन्यवाद। चलते चलते आपकी पसंद का एक और गीत। मेरी पसंद का एक और गीत है लता मंगेशकर जी का ही गाया हुआ, नैनों में बदरा छाए। वाह, बहुत ही प्यारा गाना। तो हम आपकी पसंद का गीत आपको भी सुनवा रहे हैं और अपने श्रोताओं को भी। और आपको एक बार फिर से बहुत सारा धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आकाशवाणी दिल्ली की मैं हमेशा ही आभारी हूँ। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आज आपसे यहाँ बैठकर बातचीत करने में। बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं बेख्याल हो कर यूं ही छू लिया किसी ने, कहीं बेख्याल हो कर यूं ही छू लिया
है भला सलाम उसका, मैं अभी से क्या बताऊं, है भला सलाम उसका, मैं अभी से क्या बताऊं, जिया बेकरार अक